तो ये है पार्ट 2 हमारी वीडियो का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे और अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री के अगले क्वेश्चंस। वैदिक काल। तो ये है हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा प्रश्न 2005 से लेकर 15 तक आ रखे हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर चीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो यानी ऋग्वेद के टाइम पे हमारा चावल और नमक या तो खोजा नहीं गया होगा या उन्होंने लिखा नहीं होगा। लेकिन जौ हमारा सबसे पुराना अनाज है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन का भी पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना अनाज कौन सा है या सबसे पहली फसल कौन सी थी। तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जौ। हाँ देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यही आ गया कि हमारा मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रयोग होने वाला अन्न था? तो हमारा जौ था हमारा सबसे पुराना। और जौ को हम यव भी बोलते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने में के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बौद्धिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग पहले किया गया था तांबे का। सबसे पहले हमारा तांबे का प्रयोग हुआ। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बनाते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो हमारे थे वो हमारे लोहे से भी परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ हमारा ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो जो हमारे आर्य थे वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष के साथ इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास जो सेना थी उसमें घुड़सवार ज़्यादा थे, और जो हमारी आर्य पूर्व थे उनके पास घुड़सवारी नहीं थी, वो पैदल यात्री थे। तो इसलिए वो उनको डिफीट नहीं कर पाए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया ये था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले हमारा ब्रह्मस्त्र, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अभी तक हमारे यही चलते आता है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। आश्रम अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। तो यानी मनुष्य की आयु हमारी 100 वर्ष है। प्रत्येक आश्रम में निर्मित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। तो 25-25 साल के अकॉर्डिंग बांटा गया है और इसमें 4 पार्ट बने हैं। तो सबसे 25 साल शुरू के जो अभी हमारे चल रहे हैं यह ब्रह्मचर्य है। इसके बाद शादी होती है, फिर हम गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हमारी एज 50 साल की हो जाती है उसके बाद गृहस्थ से हम वानप्रस्थ यानी हमको वनों की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद 75 से लेकर 100 के बीच में हमको संन्यास धारण कर लेना चाहिए। ये हिंदू धर्म की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ये थी हमारी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो यानी उसमें अलग अलग व्यवसाय सभी को बांट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पापा हमारी वैद्य थे तो बेटा भी वैद्य ही होगा। अभी हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे।
यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। यह पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो ये हमारे सभी के सभी सही हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। यानी जो वहाँ के पंडित थे, आर्य थे, उनको पशुचारक कहा जाता था। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का प्रणाली गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी गई है। जहाँ तक पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है तो आमतौर पर उसमें भी गाय और दासियाँ होती थी। अब गाय को पालने के लिए दासियाँ भी होती थी। और भूमि कभी कभी भी नहीं होती थी। तो यानी उसमें उस टाइम पे भूमि या ज़मीन देने का कोई रिवाज नहीं था, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था हमारा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर हमारा आर्यों को एक जाति कहता था। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार आमिर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व पंजाब पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। तो यानी ये मानते हैं कि हमारा ये एशियाई देशों से ही हमारे आर्य आ रखे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आर्यन जनजाति की प्राथमिक बस्ती कहाँ थी? तो इनकी जो प्राथमिक बस्ती थी वो थी हमारी सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर सी में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है हमारी सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो जो हमारी समिति थी वह जनजाति मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया होते थे। के निर्वाचन एवं उसके पुनर्निर्वाचन का महत्वपूर्ण योगदान, यानी तो उस टाइम पे राजा जो है हमारे निर्वाचन के अनुसार ही चुने जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उससे क्या कहते थे? तो उसे हम बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहित कोषाध्यक्ष का कार्य भी संभालते थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो प्रसिद्ध जो हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः है, यह हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। तो यानी ये हमारा सूर्य भगवान जी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया था मंडूकोपनिषद से। तो हमारा एक उपनिषद है मंडूकोपनिषद, उससे ये लिया गया है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय ज्ञातवल्य को चुनौती दे दी थी? तो उसने वाद विवाद में हमारा अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। तो वो था हमारा गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्य को उपनिषद में मिलता है। तो उपनिषद भी हमको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के उनकी नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। तो पहला फैक्ट है हमारा, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना हमारे ऋग्वेद में दी गई है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा शुल्ब सूत्र हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका ज्ञान नहीं था, तो ये याद रखना कि किसका ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांव में निवास करते थे। जो हमारे प्रारंभिक आर्य थे वो हमारे गांवों में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो धार्मिक विरोधी थे उनको हम श्रमण नाम से जानते थे। तो अगला हम देखते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे वैदिक काल से। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म। अगली वीडियो में हम आपको बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में बताएंगे। और प्रीवियस ईयर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बौद्ध एवं जैन धर्म से आ चुके हैं ये हम आपको बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ना सिंपली रिपीट हो जाते हैं, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पता होना ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और फैक्ट्स भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच।